गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इमाइल डर्कहाइम। एंड इमाइल डर्कहाइम जो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं वो हमारा यूनिट 1 का पार्ट है, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, जिसमें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस। इसमें 3 थिंकर हैं हमारे, इमाइल डर्कहाइम है, मैक्स वेबर है एंड कार्ल मार्क्स है। ओके, अब इनके इम्पॉर्टेंट कुछ वर्क्स अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो किस पे है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मतलब जो समाज में श्रम विभाजन है उस पे इन्होंने वर्क किया। देन सुसाइड पे इन्होंने काम किया, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं। देन धर्म रिलीजन पे इन्होंने काम किया। सोशल फैक्ट्स मतलब सामाजिक तथ्य, और मोरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। देखिए, अब लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं अगर हम उनका पैटर्न देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रेंड ये चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बुक से आते हैं ऑथर की, हाँ, कि ये बुक किसने लिखी है, उसका ईयर, आप असेंडिंग डिसेंडिंग की इस ऑथर ने जो सेवरल बुक्स पब्लिश की हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले से बाद के क्रम में लगा दो या बाद से पहले के क्रम में लगा दो। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप एकदम से आप सोचो कि एग्ज़ाम के जस्ट टाइम पे आप बुक्स अलग से याद कर लेंगे तो वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। सो इट्स बेटर कि जो मेन थिंकर्स हैं, जितना हमारे सिलेबस में थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स हम उनके साथ साथ कवर करें। तो ईयर आपको याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम साथ साथ कवर करें, एंड कुछ एक्स्ट्रा जो बुक्स होती हैं वो हम लास्ट में भी कवर कर सकते हैं नाउ। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनमें हम 1 बाय 1 फोकस करेंगे नाउ। अब जो इमाइल डर्कहाइम है, ही इज़ बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन। ये देखो फ्रांस से हैं, इमाइल डर्कहाइम जो है वो फ्रांस से हैं। एंड जो अगस्त कॉम्ट थे हमारे, जो कि फाउंडिंग फादर है सोशियोलॉजी के, तो वो कहाँ से हैं? वो भी फ्रांस से थे। तो हमने जो फर्स्ट थिंकर की हैं वो भी फ्रेंच मैन है, सेकेंड थिंकर भी हमारे फ्रांस से हैं। अगस्त कॉम्ट जो है वो क्या है? फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, मतलब उन्होंने सोशियोलॉजी का डेवलप किया है। एंड ही कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1839। ओके, 1838 में कॉइन किया एंड नेम चेंज कर दिया 1839 में, क्योंकि सोशल पहले उन्होंने क्या नेम रखा था? सोशल फिजिक्स रखा था। देन उसके बाद इन्होंने सोशियोलॉजी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप पुराना भी याद करो साथ के साथ। और इनको हम क्या बोलते हैं? इमाइल डर्कहाइम जो है वो बेसिकली क्या है? एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एकेडमिक फादर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जितना भी वर्क किया है, मतलब जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इतना एनरिच किया है अपनी थियोरीज से, और ये हर डिसिप्लिन से थियोरी लाए हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे सुसाइड का एग्जांपल देख लो। सुसाइड क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। बट इन्होंने बताया कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, पर्सनल फैक्ट नहीं है, ये क्या है? आपका सोशल फैक्ट है। तो वहाँ से उठा के साइकोलॉजी से उठा के ले आए सोशियोलॉजी में। देन उसके बाद रिलीजन पे इन्होंने काम किया, तो वो बिल्कुल अलग डायमेंशन आ गया। देन सोशल फैक्ट का जो वर्क है इन्होंने किया है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, कि सोशल फैक्ट ये बता रहे हैं कि कैसे हम नेचुरल साइंसेज के मेथड अप्लाई करें टू स्टडी सोशियोलॉजी। तो इस तरह से ये जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बहुत एनरिच करते हैं, तो इसलिए हम इनको एकेडमिक फादर भी बोलते हैं। डांस में सोशियोलॉजी की नींव इन्होंने रखी। नाउ ही इज़ इंस्पायर्ड बाय कॉम्ट एंड हिज पॉजिटिविज्म। तो अब जो अगस्त कॉम्ट है तो उनका जो पॉजिटिविज्म का सिद्धांत है उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद, ठीक है। और हेगल से भी थे, विलियम वुंट से भी थे, जो साइंटिफिक साइकोलॉजी से प्रभावित थे उनकी। नाउ ही इज़ अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट मतलब प्रकार्यवादी सिद्धांत में ये बिलीव करते थे। फंक्शनलिस्ट का मतलब है कि ही बिलीव्स दैट कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वट एवर इज़ हैपनिंग, उसका कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर आप सुसाइड भी कर रहे हो तो उसका कोई फंक्शन है, या फिर अगर सोसाइटी में कोई डेविएंस है, कोई जैसे नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल में बात करें कि अगर कुछ डेविएंट बिहेवियर भी है तो उसका भी कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो ये फंक्शनलिस्ट थिंकिंग होती है। तो ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट। एंड इनका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? मैक्रो पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल वेबर का जो पर्सपेक्टिव है, मैक्स वेबर का, वो क्या है? माइक्रो पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, सामाजिक क्रिया की बात कर रहे हैं, सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं? सोसाइटी की बात कर रहे हैं, समाज की, सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मैक्रो पर्सपेक्टिव हो गया। देन अगर हम इनका मेथडोलॉजी देखें, जो इनकी कार्य प्रणाली है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है? जैसे मैक्स वेबर का क्या है? आइडियल टाइप। तो वो आइडियल टाइप्स बता रहे हैं कि आप सोसाइटी को स्टडी करने के लिए आइडियल टाइप
ऑफ इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की स्टडी करनी है, तो आप एक आइडियल टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को स्टडी कर रहे हैं, या इस तरह से आप आइडियल टाइप क्रिएट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली जो इमाइल डर्कहाइम है वो क्या करे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मतलब कि देखो बहुचर विश्लेषण इसको हम बोल सकते हैं, मतलब कि आप मल्टीपल वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने सुसाइड में क्या किया कि डिफरेंट वेरिएबल्स को एनालाइज किया कि सुसाइड रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो क्या अगर कोई मैरिड है तो उस पे उसका ज़्यादा है, या अनमैरिड मैन का ज़्यादा है, या मेल का ज़्यादा है, या फीमेल का। देन रिलीजन का बेसिस रखा कि प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा है, कैथोलिक में ज़्यादा है। तो इस तरह का मल्टीपल वेरिएबल इन्होंने एनालाइज किए, कोई जोग्राफिकल एरिया से कनेक्शन है या इस तरह से। देन कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल मतलब कि आपका कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कंपैरेटिव मेथड करो, ठीक है। तो इस तरह से ये बात करते हैं कि आपको सोशियोलॉजी में किस तरह से कैसी मेथडोलॉजी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या थे, बेसिकली पॉजिटिविस्ट थे। पॉजिटिविज्म मतलब कि आप चाहते हो कि सोशियोलॉजी जो है वो हमारा नेचुरल साइंसेस की लाइंस पे डेवलप हो, मतलब ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और इन चीज़ों पे डेवलप हो। और हम जैसे नेचुरल साइंस में सब चीज़ एनालाइज करते हैं फैक्ट्स से और फिर थियोराइज करते हैं, तो इसी तरह से ये बोलते थे कि सोशियोलॉजी में भी हमें फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और इस तरह के मेथड यूज़ करने ज़रूरी हैं। क्योंकि देखिए ये जिस समय में काम कर रहे थे उस समय क्या था, सोशियोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो किसी को नहीं पता था कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरह का हो, तो हर कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा था, ठीक है। मैक्स वेबर इंडिविजुअल एक्शन की बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स जो है अपनी सोसाइटी की तकलीफ़ों की बात कर रहे थे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो बूर्जवा प्रोलिटेरिएट का इशू था उसके बारे में बात कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे थे, एलियनेशन की बात कर रहे थे। तो सिमिलरली ये भी सेम बात कर रहे थे कि हमें समाज को कैसे पढ़ना है और हमें जो सोशियोलॉजी है वो किस तरह से उसका सब्जेक्ट मैटर डेवलप करना है। तो इसी वजह से ये क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस करो, मल्टी वेरिएबल का एनालिसिस करो। तो इस तरह से पॉजिटिव आप ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स पे रिलाई करो सोशियोलॉजी में। तो ये आपको समझ आया। नाउ अब जैसे कि मैक्स वेबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किसको कंसिडर करते हैं अपने वर्क में, इंडिविजुअल को करते हैं, ठीक है, जिसमें सोशल एक्शन की वो बात कर रहे हैं। इमाइल डर्कहाइम को अगर हम देखते हैं तो इनके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सोसाइटी इज इक्वल टू सुई जेनरस। सुई जेनरस मीन्स यूनिक एंड ऑलरेडी देयर फ्रॉम बिफोर, मतलब कि सोसाइटी हमेशा से वही है, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जा रहे हैं बट सोसाइटी वही है, समाज वही है। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशन है, सोशल सिस्टम है, और जो हमारा जो पूरा सोशल इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली, मैरिज या जो भी है, वो सब वही हैं और इंडिविजुअल आ जा रहे हैं उसमें, ठीक है। और सोसाइटी इज़ द मेन, ठीक है, सोसाइटी इज़ अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इज़ ओवर एंड अबव देम, यानी समाज जो है वो व्यक्तियों से अलग है और उनके ऊपर है, ठीक है, समाज वहीं रहेगा। तो ये क्या करते हैं, समाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे अपनी स्टडी में, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड हो कि किसने समाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसके लिए समाज भगवान था, सोसाइटी इज़ लाइक गॉड, तो वो क्या है, इमाइल डर्कहाइम है। डर्कहाइम की सोशियोलॉजी की 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि ये चाहते थे कि जो सोशियोलॉजी डेवलप हो वो पॉजिटिविस्टिक लाइन्स पे डेवलप हो, मतलब आप कुछ भी ऑब्जर्व करो, फैक्ट्स हो उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस नॉलेज पे आप अपना वर्क बेस कर रहे हो। यूज़ ऑफ नेचुरल साइंस मेथड फॉर स्टडिंग द सोसाइटी, ठीक है, इसीलिए ये सोशल फैक्ट्स का भी डेवलप करते हैं कि हाँ हमें सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना है। एंड सोशल फैक्ट्स क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। नाउ फंक्शनलिस्ट, ठीक है, पहला क्या है, पॉजिटिविज्म की तरफ था इनका सोशियोलॉजी का रुख। देन दूसरा है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिस्ट थिंकिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स फंक्शन करते हैं टू मेंटेन आवर होल बॉडी, सिमिलरली सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं सेपरेट वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं ताकि हमारी पूरा जो सोसाइटी है वो अच्छे से काम करे। तो इसमें आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन, एजुकेशन, उनका सबका कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ फंक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ डेविएंस आता भी है तो डेविएंस भी ज़रूरी है। उस डेविएंस से क्या होगा, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब जो हमारी वी फीलिंग है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया का एग्जांपल ले लो कि कोई वॉर आ रहा है,
तो वॉर ऑल्दो इट्स अ डेवियंस कि हाँ डेवियंट बिहेवियर है, रेगुलर तो वॉर नहीं हो रहा है बट वो आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एकजुटता बढ़ रही है समाज में। फॉर एग्जांपल जो जिसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हम एक दूसरे के प्रति हम और ज़्यादा एकजुट हो रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन, तो ये क्या होता है, ये बोलते हैं कि वॉर भी इम्पॉर्टेंट है, डेवियंस जो भी है वो भी ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा सोशल सॉलिडारिटी है, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई रोल है। नाउ मोरलिज्म, जो कि इन्होंने मोरल एजुकेशन में बात की, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम जो सोशलाइजेशन है उसमें क्या होगा, हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है और इस तरह का। तो ये तीन इनके सोशोलॉजी के जो रुख है, तीन तरफ है। पॉजिटिविज्म में बिलीव करते थे, फंक्शनलिस्ट थे एंड मॉरलिज्म। ओके, तो ये वर्ड्स थोड़ा याद रखना। देन इनका जो फर्स्ट वर्क है डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में पब्लिश हुआ है। अब इस वर्क में ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, वो कैसे एक साथ बंधी हुई है, व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो इतनी की हेट्रोजीनस है, जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, डिफ्रेंसिएशन है। फॉर एग्जांपल आप एक दिल्ली का एग्जांपल ले लो, उसमें क्या है, हर जगह के लोग रह रहे हैं एक साथ, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन है, हेट्रोजीनस है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लैट में ही रह रहे हो दिल्ली में, तो आपके ऊपर कोई नॉर्थ ईस्ट से रह रहा है, कोई साउथ से रह रहा है, कोई आउट ऑफ दूसरे देश से रह रहा है, ठीक है। आपके साथ अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, तो हेट्रोजीनस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। देन कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा और डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी क्या ऐसी चीज़ है जो उस सोसाइटी को बांध के रखे हुए है, ठीक है। अब डरखाइम बोलते हैं कि आपको ये ट्रेस करना है कि ये कैसे बंधे हुए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिमिटिव सोसाइटी में देखना है कि वो कैसे एक साथ बंधे हुए हैं। उससे आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी को समझ सकते हैं। नाउ अब प्रिमिटिव सोसाइटी है इज हेल्ड टुगेदर बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी। अब मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है, विच इज़ बेस्ड ऑन लाइकनेस, नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉयल्टी एंड रिजेम्बलेंस, ठीक है। अब ये देखिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक एकजुटता या यांत्रिक एकात्मकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप मैं एग्जांपल देती हूँ एक गांव का, ठीक है, विलेज। अब विलेज कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि किसी की शादी है, ठीक है, किसी के घर में कोई मैरिज है, शादी है, तो उसमें क्या होगा, क्या पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, हाँ इनके घर पे खाना बन रहा है, किसी के घर से एक्स्ट्रा चेयर्स आ रही है, किसी के घर पे अपने मेहमान रुका रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है कि आप रिजेंबल कर रहे हो, लॉयल हो एक दूसरे के लिए, वी फीलिंग है, सब बोलेंगे नहीं ये तो हमारी गांव की लड़की की शादी है, ये हमारे घर की बेटी है, इस तरह से। फिर लाइकनेस होता है कि सबके सेम तरह के फंक्शंस, क्योंकि गांव क्या छोटे छोटे होते हैं, तो एक के घर में कुछ है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक फंक्शन है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह का सिंपल सोसाइटीज़ होती थी उस टाइम। तो क्या किस चीज़ से बंधी होती थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक एकात्मकता, उसमें रिजेम्बलेंस है। बट जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो कि आधुनिक समाज है हमारा, वो किस चीज़ से बंधा है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जिसको हम कार्बनिक एकजुटता भी बोलेंगे और सावयवी एकजुटता भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। अब उसमें प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या है, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, कि आप सब सिमिलर हो, सिमिलैरिटी है। ये क्या होता है, आप बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली का एग्जांपल दिया, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, बट उसमें क्या है, आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उसमें पियोन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सीईओ इम्पॉर्टेंट है। एक दिन अगर पियोन स्ट्राइक पे जा रहा है या आ नहीं रहा है या ब्रेक पे जा रहा है, तो सिमिलर इश्यूज ही आएंगे, ठीक है। और अगर कोई स्टाफ, क्लैरिकल स्टाफ नहीं आया तो भी आप इश्यूज फेस करोगे। एक फैक्ट्री है जिसमें कार के पार्ट्स बन रहे हैं, तो एक वर्कर भी नहीं आ रहा है जिसका जो रेगुलर वो काम कर रहा था, तो आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरडिपेंडेंट हो। देन इसमें क्या होता है, आपको काम करना पड़ेगा टू सर्वाइव, ठीक है। आपको एक साथ एकजुटता कैसे आएगी, वर्क टुगेदर टू सर्वाइव, डिवीजन ऑफ लेबर से, ठीक है। तो उससे आपकी एकजुटता आएगी। एंड कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में, ठीक है। तो कैसे जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी है वो किस चीज़ से बन रही है, रिजेम्बलेंस से, मैकेनिकल सॉलिडारिटी से। और जो मॉडर्न सोसाइटी है वो किस चीज़ से बन रही है, हमारी डिवीजन ऑफ लेबर से। और आप इंटरडिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, इसलिए, ठीक है। अभी देखिए मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो हमारी कहाँ है, एंशियंट सोसाइटी में है। एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में मिलती है, आधुनिक समाज में है, ठीक है। अब
जो एंशियंट सोसाइटी है, जो हमारा जो पारंपरिक या जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसमें क्या है, होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब सिमिलैरिटी, सिमिलर, ठीक है। हेट्रोजीनस का मतलब फीलिंग ऑफ डिफरेंस, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होता है, होमोजीनस में क्या होता है, फीलिंग ऑफ लाइकनेस, मतलब सारे सेम हैं, उनके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियस है कि नहीं हम सारे सेम हैं और हमारे घर की ही बेटी की शादी हो रही है, इस तरह से सिमिलर थिंग, एवरी वन लिटरली डूइंग और फीलिंग सिमिलर थिंग्स, ओके। हेट्रोजीनस में क्या होता है, फीलिंग ऑफ डिफरेंस, एक आप डिफरेंट हो लेकिन आप इंटरडिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, स्मॉल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल है ये इनका, स्मॉल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में विलेज कम्युनिटी आ गया, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या आ गया है, मेट्रो सिटीज़ आ गया है, ठीक है। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन एंड इंडिविजुएशन सो रेडिली अपरेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन। अब देखिए डर्कहाइम क्या बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा है, इंडिविजुएशन मतलब आप जैसे कि कार्ल मार्क्स क्या बात करें, एलिनेशन की बात करें, ऐसे ही इंडिविजुएशन मतलब कि आप अकेलापन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उससे सोसाइटी का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है या स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। इनफैक्ट क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है सोसाइटी में, मतलब कि जो फिर भी आप जुड़े हुए हो, ठीक है। आप किस चीज़ से बंधे हुए हो, आप ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से और डिवीजन ऑफ लेबर से जुड़े हुए हो, क्योंकि आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें क्या है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव कॉन्शियस। कलेक्टिव कॉन्शियस क्या होगा कि हमारी सामूहिक चेतना है, सामूहिक चेतना बोलेंगे कलेक्टिव कॉन्शियस को, कि आप सब किस चीज़ से बंधे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे पे डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन की वजह से नहीं जुड़े हुए हो, आप किस चीज़ से जुड़े हुए हो, आप जुड़े हुए हो सामूहिक चेतना से, ठीक है। बट यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, आप किस चीज़ से जुड़े हुए होते हो, आप डिवीजन ऑफ लेबर से, क्योंकि आप एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, और जिसको ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, social cohesion and solidarity and social order, मतलब in such society rest of on everyone's feeling one and the same united, वही similar कि हाँ हम सब एक हैं, and not based on similarity or likeness but rather feeling of interdependence, कि हाँ based on specialization, कि मतलब आप interdependent हो एक दूसरे पे, इस वजह से आप जुड़े हुए हो based on specialization, ठीक है। अभी देखिए जो एंशियंट सोसाइटी है, डर्कहाइम बात करें एंशियंट सोसाइटी में किस तरह के कानून या फिर लॉज होते थे, रिप्रेसिव लॉज। रिप्रेसिव लॉज में क्या होता था, दमनकारी कानून भी बोलेंगे। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो उसका ये क्या होगा, ये क्या बोलेंगे उस क्राइम को, कि वो जो क्राइम है वो हमारी पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है, हमारी जो सामूहिक चेतना है उसको भंग कर रहा है, हमारी सामूहिक चेतना को हिला दिया है, तो इनको क्या है, रिप्रेसिव सेंशंस लगाओ, और मतलब जो स्ट्रिक्ट कानून जिसको बोलेंगे, तो उस दमनकारी कानून जैसे स्ट्रिक्ट कानून, तो इस तरह के लॉज होते थे कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको भी मार दो, या इस तरह के। बट जो हमारा ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या होते हैं, रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं, मतलब पुनर्स्थापन। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ह्यूमन वेलफेयर पे की बात कर रहे हो, मतलब कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको हम दोबारा मौका दे सकते हैं, उसका रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, तो इस तरह के लॉज आते थे, रेस्टिट्यूटिव लॉज, ठीक है। नाउ सोसाइटी में क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतना होती है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट द अदर, एंड सोसाइटी सबसे मेन, ये लोग मानते हैं कि समाज हमारा सबसे मेन है, अगर समाज को कोई भंग कर रहा है तो उसको ही ख़त्म कर दो, दमनकारी कानून लगा दो, रिप्रेसिव लॉज, पीनल लॉज, इस तरह के। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, आप हाईली इंटरडिपेंडेंट हो, आप एक दूसरे पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो, फिर स्पेशलाइजेशन बहुत है हर चीज़ का। स्पेशलाइजेशन यानी कोई भी काम एक पर्सन अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हर काम में आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। अभी एंशियंट सोसाइटी में क्या होता था कि मान लो कोई काम है तो वो ठीक है एक बंदा ही वो सारा काम कर देगा, अगर कोई गाड़ी बनानी है तो वो ठीक है सिंपल लकड़ी की गाड़ी बना रहा है या कुछ, तो एक पर्सन कर सकता है। बट अभी क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, जैसे आपको लैपटॉप बनाना है या इस तरह का कुछ वर्क है, तो उसमें क्या होगा, हर के पास कोई ना कोई वर्क होगा, कुछ मशीन्स भी एम्प्लॉय करेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स भी होंगे जो काम करेंगे, तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन, आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। मोर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी या मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है। फिर आप सुप्रीम वैल्यू किसको अटैच कर रहे हो, इंडिविजुअल,
ठीक है। जैसे कि हम इंडियन सोसाइटी में क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे सोसाइटी समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नाउ अब ये देखिए, श्रम विभाजन में वृद्धि के साथ सामूहिक चेतना कम हो जाती है। ठीक है। अब ये जो डर्कहाइम की जो थियोरी थी वो क्या बोलती है कि जो अब डिवीजन ऑफ लेबर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है, तो हमारी जो सामूहिक चेतना है वो कम हो रही है। फॉर एग्जांपल आप मेट्रो सिटीज़ में देख लो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर है, वहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप उनको इतना जानते ही नहीं हो। ठीक है। और बहुत फीलिंग ऑफ डिफरेंस, मतलब कि वो डिफरेंट है आपसे, ठीक है, और आप उनको इतना नहीं जानते, तो उनके साथ कुछ हो रहा है तो आपको इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट अगर सिमिलरली विलेज में ये सब हो रहा है तो सब लोग आ जाएंगे डंडे लेके कि नहीं भाई, हम तो सब ये इनको ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस तरह से विलेज वाले तो ये करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए डर्कहाइम क्या बोलते हैं कि जब इंक्रीज होता है डिवीजन ऑफ लेबर तो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, सामूहिक चेतना कम हो जाती है। तो ये एक इनका आप मानो फॉर्मूला ही है, विद इंक्रीज इन डिवीजन ऑफ लेबर आपकी कलेक्टिव कॉन्शियस कम हो रही है, ये आप याद रखना। ओके, नाउ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं। सोशल फैक्ट का इन्होंने जिक्र कहाँ पे किया, एक तो इनकी बुक है मोंटेस्क एंड रूसो 1892, इसमें भी ये सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं। देन द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। अब देखिए, जो इनकी फर्स्ट बुक है जो हमने देखी है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में आई थी। ठीक है, 1893, उसका जस्ट 2 साल बाद कौन सी किताब है, 1893 के 2 साल बाद द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है, आपको नेम याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए। And it is here that Durkheim developed the methodological framework to study society. ठीक है। तो जो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, इसमें ये क्या बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं कि हम सोशोलॉजी को कैसे पढ़ें, सोसाइटी को कैसे पढ़ें। ठीक है। तो उस तरह से ये मेथड बता रहे हैं उसमें, उसी में ही ये सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बात कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी क्या है, टू डेवलप सोशल फैक्ट्स और टू स्टडी सोशल फैक्ट्स, की जो सामाजिक तथ्य हैं उसको स्टडी करना। अब सामाजिक तथ्य क्या है, ठीक है, पहले ये देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, ठीक है, धर्म, फैमिली, मैरिज, इंसेस्ट, एजुकेशन है, लीगल कोड्स हैं, कस्टम्स, मोरल रूल्स एंड लैंग्वेज। ठीक है। अभी आप इमेजिन करो, डर्कहाइम क्या बोलते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो एक्सटर्नल हैं टू द इंडिविजुअल। अभी एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, मतलब जैसे रिलीजन ले लो। ठीक है, रिलीजन क्या है, हमारे एक्सटर्नल है, मतलब हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर है, नहीं है ना, ये हमारा क्या सोसाइटी में है, समाज में है, सामाजिक है। सिमिलरली फैमिली आप इमेजिन करो, फैमिली क्या है, सामाजिक है, हमारी सोसाइटी में है। मैरिज क्या है, फैमिली सोसाइटी में है। देन इंसेस्ट के जो रूल्स हैं कि आप अपने क्लोज किन में आप सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रख सकते हो, तो ये क्या है, एक सामाजिक समाज में रूल है। ठीक है। देन लीगल कोड्स हैं, कस्टम्स हैं, मोरल रूल्स हैं, लैंग्वेज भाषा जो हो गई, तो ये एक्सटर्नल है। तो सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, मतलब बाहरी। देन कॉन्स्ट्रेनिंग, ठीक है, कॉन्स्ट्रेनिंग मतलब आप पर प्रतिबंध लगाते हैं। फॉर एग्जांपल धर्म हम पर प्रतिबंध क्या लगाता है कि आपको जैसे शराब नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं पीना, ठीक है, फिर आपको ऐसा पूजा पाठ करना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, तो इस तरह से हमारा सोशलाइजेशन करता है। देन फैमिली, ये भी हमें कॉन्स्ट्रेन करती है। आप ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में रह के आप कुछ भी कर सकते हो दिन रात, नहीं, आपका फिक्स टाइम है सोने का या उठने का, हर चीज़ का फिक्स टाइम है, हर चीज़ की फिक्स एज है। ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है। आज की डेट में क्या होता है, कई बार लेट मैरिजेस हो रहे हैं, तो क्या होता है, समाज अपना खुद का एक कॉन्स्ट्रेंट करता है कि नहीं, अभी हमें जल्दी शादी नहीं करनी है। ठीक है। बट क्या है, समाज का प्रेशर है, हम बोलते हैं सोसाइटी का प्रेशर है, 10वीं के बच्चे बोलते हैं सोसाइटी का प्रेशर है, समाज में मेरे पड़ोसी के इतने मार्क्स आ गए हैं। तो ये क्या है, एक मतलब आप पे सीधा आप पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, बट समाज आप पर प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेन कर रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि ये लोग आपके सामने हैं। ठीक है। तो ये आपसे एक्सटर्नल है, जो सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य है, ये क्या है, एक्सटर्नल है। देन आपको कॉन्स्ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं करना है या आपको ऐसा करना है, एंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड आपको सिखा रहे हैं। देन ये जनरल है, जनरल मतलब सामान्य, हर जगह ही है। ठीक है, आप कोई भी सोसाइटी ले लो, अमेरिका ले लो, हर जगह इंसेस्ट के रूल्स हैं, फैमिली हर जगह
है फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, देन मैरिज का हर जगह है, लीगल कोड्स, लैंग्वेज, भाषा, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब जगह आपको मिलेंगे, तो जनरल है। देन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब रिलीजन है, ठीक है, कितने दंगे हो रहे हैं, कितने आपस में धर्म के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लोग आपस में दंगे करते हैं, धार्मिक दंगे करते हैं, बट धर्म तो वहीं रहता है ना, लोग आए और चले गए, बट धर्म तो वहीं रहा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, फैमिली, हमारी फैमिली में हमारे दादा दादी आए चले गए, और कितनी फैमिलीज़ हैं उनके दादा दादी आए चले गए, बट वो फैमिली तो वहीं रही ना। देन मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज वहीं रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, बट फिर भी वहीं है, लीगल कोड्स हैं, कस्टम्स हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो नाउ अब देखो, अब आपको सोशल फैक्ट समझ आया। सोशल फैक्ट क्या है? सामाजिक तथ्य है, जो कि इन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में 1895 में बात की, और इस बुक में ये क्या बात कर रहे हैं? मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं कि आप समाज को कैसे पढ़ेंगे, तो एक तरीके का आपको मेथड बता रहे हैं समाज को पढ़ने का, किस तरह से पढ़ेंगे? सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य के बेसिस पे। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? रिलीजन, फैमिली, मैरिज, इस तरह के आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अभी इन एग्जाम्पल को माइंड में रख के आप सोचना कि इनके ये जो 4 फंक्शंस है क्या है? सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, दे आर कॉन्स्ट्रेनिंग, वो हमारे बाहर हैं, देन वो हमें प्रतिबंध लगा रहे हैं, देन वो जनरल है, वो हर सोसाइटी में मौजूद है। देन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हर सोसाइटी में है। Now, social facts refers to general ways of thinking, behaving and feeling that are prevalent in a society, जो कि हमारी सोसाइटी में prevalent होते हैं। They are external to the individual, मतलब कि ये हमारे बाहर हैं। They exist independent of individuals' wills, ऐसा नहीं है कि रिलीजन आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, धर्म है तो है, ठीक है, फैमिली है तो है। एंड डिज़ायर एंड एक्सरसाइज कॉन्स्ट्रेन ऑन देम, मतलब कि आप पर क्या लगा रहे हैं? प्रतिबंध लगा रहे हैं, ठीक है। सोशल फैक्ट्स आर रिगार्डेड एज थिंग्स, अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके की वर्ड्स हैं कि सोशल फैक्ट्स आर थिंग्स, एक्सटर्नल, कॉन्स्ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो ये आप याद रखना। एंड नॉट रिड्यूसिबल टू साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल फैक्ट्स, दे आर सोशल फैक्ट्स, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल फैक्ट्स नहीं हैं, ये सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है। डर्कहाइम की जो डेफिनेशन है वो देख लो। सोशल फैक्ट्स क्या है? वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, एंडाउड विद द पावर ऑफ कोअर्शन, मतलब आपको कोर्स कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रेन कर रहे हैं, बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल हिम, वो हमें कंट्रोल करते हैं, रिलीजन हमें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंसेस्ट का जो रूल है वो हमें कंट्रोल करता है, एजुकेशन हमें कंट्रोल कर रहा है, लीगल कोड्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत, ये भी हमें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमें पता है चोरी करना पाप है, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके के सोशल फैक्ट्स हैं। ओके, सोशल फैक्ट्स का अब जो इन्होंने डिफ्रेंशिएशन दिया है, आप नेम देखो। सबसे पहले है मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट बता रहे हैं स्ट्रक्चरल सोशल फैक्ट्स या मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट्स, तो ये 3-4 तरह के। फिर नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, तो ये इन्होंने 3-4 डिफ्रेंशिएशन दिए हैं, 3-4 तरह के सोशल फैक्ट्स की बात की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। सो अभी डर्कहाइम क्या बात करते हैं? डर्कहाइम बेसिकली सोशल फैक्ट्स को डिवाइड करते हैं इनटू मटेरियल सोशल फैक्ट्स और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। अब मटेरियल सोशल फैक्ट्स क्या है? जो कि आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, मतलब आपको दिख रहे हैं सामने, टेंजिबल है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर जो हम देख सकते हैं, देन फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं, यस। एंड देन नॉन मटेरियल पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन, तो वो भी हमारा क्या है? मटेरियल सोशल फैक्ट है। जो भी हमें चीज़ें दिख रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो हमारा मटेरियल सोशल फैक्ट है। फॉर एग्जांपल चर्च हो गया, स्टेट हो गया, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वो सब मटेरियल सोशल फैक्ट आ गया। देन नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या है? नॉट ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली, मतलब आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, महसूस तो कर सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है उनका। एंड जो डर्कहाइम का पूरा वर्क है मोस्टली वो क्या है? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे मॉरल्स हैं, मोरल्स, बिलीव्स, नॉर्म्स, तो ये क्या है? ये हैं, हमें इनके बारे में पता है, बट
हम इनको देख नहीं सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? सामूहिक चेतना, कि हाँ हमें पता है हम एक साथ हैं, या जो सोशल सॉलिडारिटी है वो, कि हमें पता है वो है, ठीक है, हम एक साथ हैं सब, बट हम उनको नहीं देख सकते हैं, उस फीलिंग को नहीं देख सकते, ठीक है, बट वो फीलिंग है। देन कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई धर्म है, उसके कोई सिंबल है, तो वो एक साथ इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से। तो ये जो सब सोशल फैक्ट्स हैं, ये क्या है? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है और एक्सटर्नल है और कंस्ट्रेन कर रहे हैं, बट वो हमें दिख नहीं रहे। बट जो मटेरियल सोशल फैक्ट्स है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल है, हमें कंस्ट्रेन कर रहे हैं और जनरल है, बट वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने जो दूसरा और भी बात की सोशल फैक्ट्स की, उसमें क्या है? स्ट्रक्चरल और मोर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, आप नेम याद रखना। एंड इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट्स, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल लीगल एंड मोरल रूल्स, ठीक है। तो ये कौन आपको लीगल एंड मोरल रूल्स जो है वो कौन इंस्टीट्यूशनलाइज करता है? कोर्ट है और पुलिस है। देन रिलीजियस डॉगमाज एंड इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि प्रिवलेंट है सोसाइटी में, तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके पीछे लीगल बैकअप है। देन नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स है, जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर द सरफेस ऑफ द टेरिटरी, एंड किस तरह की हाउसिंग है। तो इस तरह के जो सोशल फैक्ट्स है वो क्या है? स्ट्रक्चरल सोशल, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। देन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है? अ सोशल फैक्ट इज नॉर्मल व्हेन इट इज जनरली एनकाउंटर्ड इन अ सोसाइटी ऑफ अ सर्टेन टाइप एट अ सर्टेन फेज इन इट्स एवोल्यूशन, ठीक है, कि हाँ नॉर्मल सोशल फैक्ट रिलीजन है, फैमिली है, मैरिज है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हर सोसाइटी में। तो इस तरह की नॉर्मल सोशल फैक्ट्स हैं। देन पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स क्या हो गया? कि जो आप डेविएट हो रहे हो फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब रिलीजन है, तो रिलीजन में कुछ ऐसे सेक्ट्स डेवलप हो गए हैं, सेक्ट, ठीक है, या फिर मैरिज में कुछ ऐसे नए मैरिज के ग्रुप्स आ गए हैं, तो जो आपको पैथोलॉजिकल लग रहे हैं, ठीक है। देन आप पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, जैसे क्राइम आ गया है, डेवियंस है, तो इस तरह के जो सोशल फैक्ट्स है वो पैथोलॉजिकल, मतलब जो आप स्टैंडर्ड है, जो नॉर्मल है, उससे आप डेविएट कर रहे हो, तो वो आपका पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स डरखाइम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सुसाइड की बात करेंगे, जो कि इनकी बुक है 1897 में पब्लिश हुआ था। देन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स की बात करेंगे, इसमें इन्होंने क्या काम किया, क्या वर्क किया, ठीक है, और फिर कुछ इनके फैक्ट्स देखेंगे, और फिर फाइनल स्लाइड में हम इनकी समरी करेंगे, जो कि बेसिकली जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि एक तो इनकी बुक्स के नेम याद रखो ऑथर के। देन ये फ्रांस से थे, 1858 में इनका बर्थ हुआ। अगस्त कॉम्ट जो है वो भी फ्रांस से हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स आप याद करना स्टार्ट करो। देन इनकी बुक्स के ईयर्स याद करो, ठीक है। और जब फाइनली हमारे सारे थिंकर्स हो जाएंगे तो हम उनको असेंडिंग से डिसेंडिंग, जिनकी एज सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से लेके हम लास्ट तक उनको देखेंगे, क्योंकि ये भी आ सकता है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में इनकी एज वाइज इनको अरेंज करो। देखिए एग्ज़ाम हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, तो जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसी तरह का हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा डीप में चले जाएं। अभी कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत हर चीज़ उठा के कर लेते हैं। आप इग्नू से भी नोट्स ले रहे हो, आप कोई गाइड बुक भी उठा रहे हो, आप खुद के नोट्स भी एमए के पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ भी देख रहे हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा आपको आपके दिमाग में बैठ ही नहीं पाता। अब मेरा जेआरएफ जब क्लियर हुआ था तो बेसिकली मैंने क्या किया था, एक बुक उठाई थी, उस बुक से पूरा पढ़ा था। देन उसके बाद जो मेरे खुद के देखिए खुद के नोट्स भी एमए वाले उस टाइम काम नहीं आते हैं, ठीक है। आप इतना डिटेल में जाओगे, एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दे रहे हैं, जहाँ पे कई जगह बहुत अच्छी पढ़ाई है, कई जगह नॉर्मल है। तो पेपर जो है वो नॉर्मल कैटेगरी का बनेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई प्रोफाइल एग्जाम पेपर बन जाएगा या बिल्कुल लो कैटेगरी का बनेगा, नहीं, पेपर स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड का बनेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में चले जाओगे तो भी आपके मार्क्स कम आने हैं, ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो भी कमाना है। इट्स बेटर कि आप स्मार्ट वर्क करो और जो चीज़ें काम की नहीं हैं उनको छोड़ो। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं इतना थोड़ा थ्योरी ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं वर्क कर रही हूँ कि वो चीज़ सीखें और उनको मीनिंग भी पता चले, ठीक है। बट
जो डेडिकेशन के साथ सिर्फ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या है, सिर्फ फैक्ट्स देखने हैं, ठीक है। बाकी मेरा ईमेल आईडी इसके आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, ईमेल आईडी। तो उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर मेल कर सकते हो। बुक्स जो भी आपको रेफ़र करनी है सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।